ओके। हर हर महादेव मित्रों, बोलो हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छा तरीके से। कल हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर अदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम जाने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कि परफॉर्मेंस भी हो गया था? नहीं, परफॉर्मेंस बाकी था ना। इज इट यस और नो? चला आ जाइए। सो आज हम देखने वाले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बुक के अंदर एक हेडिंग डाल दीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विल स्टार्ट, लेट्स गो। ओके, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गाइस कितने टाइप के होते हैं बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं मेंशन करना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। लेट्स गो। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है क्या बोले एक बार उसे, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, खत्म हो गया। एंड एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है जिसको आप अभी परफॉर्म कर रहे हो या आगे जाके परफॉर्म करने वाले हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी। जरा ये टेक्स्ट पढ़िएगा साथ साथ में एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए। रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन और अंडरटेक्स टू डू and fulfill the obligation within a time in a manner prescribed, it is called as कौन सा बोले एक बार, actual performance. and what is anticipated or attempted performance? ठीक है, सब जन साथ में पढ़ना। 1 2 3 बोलो क्या है। it may be happen sometime that promisor offers a performance but promisee refuse to accept the same. इट्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मतलब प्रोमिसर ने बोला मुझे परफॉर्म करना है पर प्रोमिसी बोलता है ठीक है अभी नहीं, तो ऐसे केस में उसको कौन सा है, अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड में अटेम्प्टेड का दूसरा भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोमिसर ट्राई ही नहीं करता परफॉर्म करने का, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे, एग्जीक्यूटरी। इज इट वेरी क्लियर? अब उन्होंने मॉड्यूल में ध्यान दीजिएगा प्लीज, मॉड्यूल में उन्होंने परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी वर्ड के हिसाब से नहीं लिखा है। उन्होंने मॉड्यूल में परफॉर्मेंस यूज किया है वर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर्ड परफॉर्मेंस। इज इट वेरी क्लियर? तो अगर आपको टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस पूछा तो एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी मत लिखना, वो तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बोला, पर आपने लिखते वक्त क्या लिखना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड। इज इट वेरी क्लियर? यह होने के बाद में कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर वैलिड परफॉर्मेंस, उसके अंदर पहला कंडीशन है परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन बोली है ऑलरेडी वो छोड़ के और कोई नया कंडीशन होना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो हो जाएगा काउंटर ऑफर। क्या हो जाएगा बोले एक बार, काउंटर ऑफर। दूसरा, इट मस्ट बी मेड इन अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब टाइम और प्लेस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट दिया था, आपको याद है? मैंने आपको टाइम प्लेस परफॉर्मेंस के लिए एक चार्ट दिया था, क्या था बोलो एक बार। टाइम एंड प्लेस एंड परफॉर्मेंस वगैरह किस हिसाब से होना चाहिए? पहला प्रायोरिटी एज पर एग्रीमेंट, दूसरा प्रायोरिटी एज पर कस्टम और तीसरा प्रायोरिटी एज पर बिजनेस आर एट बिजनेस प्लेस एट बिजनेस टाइम। इज इट वेरी क्लियर? ये याद रखना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो याद होगा अगर सबको, तो लाइव स्ट्रीम में भी बोलिएगा ये चार्ट आपको याद है क्या। नीचे आपको देना पड़ेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या बोले एक बार, हर्ड। सामने वाले पार्टी को बोलने का मौका देना पड़ेगा आपको व्हाइल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, या तो फिर उसको सेटिस्फाई करने का मौका देना पड़ेगा। और चौथा, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस पार्शियल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं हो सकता, आपको पूरे ऑब्लिगेशन के लिए ही करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा ये रूल्स एक बार नीचे लिख के रखो, हेडिंग डालिएगा हेडिंग डालिएगा, कंडीशंस फॉर परफॉर्मेंस, कंडीशंस फॉर परफॉर्मेंस। उसमें पॉइंट नंबर 1, परफॉर्मेंस शॉल बी अनकंडीशनल, परफॉर्मेंस शॉल बी अनकंडीशनल। पॉइंट नंबर 2, point number 2, point number 2, it must be at a time and place, it must be at a time and place given as per the custom, given as per the agreement, my mistake, given as per the agreement, given as per agreement or custom or at business time or business place, or at business time and business place लिखना or at business time and business place। लिख लिया सबने? ये होने के बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 3, the reasonable opportunity should be given, the reasonable opportunity should be given
to both the parties to examine the goods or services, to examine the goods or services. अब इन्होंने सिर्फ गुड्स बोला है पर हम सर्विसेज भी लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, या चौथा पॉइंट नंबर 4, द परफॉर्मेंस शुड बी फॉर वोल ऑब्लिगेशन. द परफॉर्मेंस शुड बी फॉर वोल ऑब्लिगेशन. परफॉर्मेंस पूरे ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए. पार्शियल परफॉर्मेंस इज नॉट वैलिड. Partial performance shall not be valid. Full stop. Partial performance shall not be valid. लिख लिया सबने? yes or no? Partially. For example, तुमको 100 गैलन्स ऑफ ऑयल सप्लाई करना था. लेट्स से कोकोनट ऑयल 100 गैलन का सप्लाई करना था. आपने 80 गैलन सप्लाई किया. कितना सप्लाई किया? 80 गैलन. क्या इसे वैलिड परफॉर्मेंस कहा जा सकता है? नहीं. भले ही आपने 99 गैलन्स भी दिया ना, 100 में से 99, तो भी ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं है. इसको पार्शियल परफॉर्मेंस भी वैलिड नहीं कहा जा सकता. इज इट वेरी क्लियर? देना है तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी में पूरा, अदरवाइज जीरो. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले yes or no. समझ में आ रहा है? पक्का है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, परफॉर्मेंस बाय होम. हेडिंग मत डालिएगा, मैं चार्ट ही बोल देता हूं, इसी को लिख लीजिएगा. कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? सबसे पहले तो प्रॉमिस और खुद. जिसने प्रॉमिस किया वो खुद तो कर ही सकता है. दूसरा, क्या प्रॉमिसर का एजेंट कर सकता है? यस. कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो आपने किए ही है, बोलो हाँ है ना. तीसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. समझो प्रॉमिसर मर गया, डिसीज हो गया, तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, यस और नो. उसके असेट में से रिकवर कर सकते हो, यस और नो. चौथा, एनी थर्ड पर्सन जिसको प्रॉमिसर ने ऑथोराइज किया है, जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में कंसिडरेशन इज मूव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, बोलो हाँ है ना. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद आया? लास्ट वाला, जॉइंट ओनर या जॉइंट होल्डर या जॉइंट प्रॉमिसर जिसको हम कहते हैं, वो भी परफॉर्म कर सकता है, यस और नो. तो ये 5 लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं. सब जन बोलो, एक बार सबके नाम लो. पहला प्रॉमिसर खुद, दूसरा एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पर्सन जॉइंट. मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केस स्टडी क्रिएट करने लायक कुछ है ही नहीं. तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट करके. स्टेट द नेम्स और स्टेट द केसेस. इज इट वेरी क्लियर? स्टार मार्क करके रखिएगा. लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट वन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. सक्सेशन असाइनमेंट सुना है? सक्सेशन और असाइनमेंट का डिफरेंस सुना है? चलो कोई बात नहीं, लिख लो फटाफट, मैं आपको मेंशन करता हूं. सक्सेशन, सक्सेशन नहीं पता आपको? क्या होता है सक्सेशन? प्लीज टेल मी. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को खुद के असेट ट्रांसफर कर दिए, तो मतलब बाप ने बेटे को आफ्टर मरने के बाद असेट ट्रांसफर कर दिया. ये सक्सेशन है या असाइनमेंट है? ये सक्सेशन. पर एक कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेज दिए, ये सक्सेशन है या असाइनमेंट है? असाइनमेंट. इज इट वेरी क्लियर? तो लिखिएगा सक्सेशन में पॉइंट नंबर 1, पहले सक्सेशन लिखेंगे फिर असाइनमेंट लिखेंगे. आप फिर इन दोनों को कंपैरेटिवली लिखोगे तो डिफरेंस भी बन जाएगा. किसी को अगर डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है तो बीच में कॉलम कर लो, डिफरेंस में लिखो. किसी को पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिखो, दोनों वर्क करेगा. सक्सेशन के अंदर लिखना when the benefits of the contract when the benefits of the contract or risk and liability of the contract when the benefits of contract or risk and liability of the contract risk and liability of contract is transferred from one person to another transferred from one person to another by the process of law is succession full stop. is succession full stop. असाइनमेंट में लिखेगा, मतलब कंपैरेटिव लिख रहे हो तो बेटर है. असाइनमेंट में लिखेगा, एक एक पॉइंट करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं. when a benefits of the contract can be transferred to another person when the benefits of the contract can be transferred to another person
but not the liability, then it is assignment. Then it is assignment. Full stop. नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट सक्सेशन में, सक्सेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड. आप उसको असेट लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, चाहिए तो स्लैश करके असेट लाइबिलिटी भी लिख लो. असेट एंड लाइबिलिटी बोथ आर ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड इन सक्सेशन, बोथ आर ट्रांसफर्ड इन सक्सेशन. असाइनमेंट में लिखना ओनली रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड इन असाइनमेंट, ओनली रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड इन असाइनमेंट. ओनली रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड इन असाइनमेंट. एंड फॉर लाइबिलिटी, उसी में एंड फॉर लाइबिलिटी, एंड फॉर लाइबिलिटी सेपरेट एग्रीमेंट शॉल बी मेड, separate agreement shall be made. Full stop. Next point. Father transferring assets and liabilities to son. Father transferring assets and liabilities to son. Father transferring assets and liabilities to son is an example of succession. Is an example of succession. Is an example of succession. Assignment में, assignment में example लिखिएगा. When a consignor transfers a commission, consignor transfers a commission, or principal transfers a reward, or principal transfers a reward reward to agent or a consignee, to agent or a consignee is assignment, to agent or a consignee is assignment. लिख लिया सबने? गाइस बोलिएगा, सबको समझ में आया? चलो इतना सक्सेशन असाइनमेंट का पॉइंट याद रखना, आगे बढ़ते हैं. जॉइंट प्रोमिसोर, जॉइंट प्रोमिसोर सुना है? क्या होता है जॉइंट प्रोमिसोर? टू और मोर पर्सन प्रोमिसेस टुगेदर टू पे सर्टेन डेट्स और ऑब्लिगेशन, तो उसे क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोमिसोर. इसके लिए मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, सेम लेता हूं, समझने में बहुत आसान है. एग्जांपल भले ही फालतू हो पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है, लेट्स गो. मैं अगर ले रहा हूं, समझो कंपनी का नाम है मौत ना मिलेगी दोबारा. जिंदगी मिलने लगी दोबारा, जिंदगी तो मिल जाए, मौत नहीं मिलती दोबारा, एक ही बार मिलती है. बोलो हाँ है ना? सो मौत ना मिलेगी दोबारा. इसके अंदर समझो कटरीना ने गाड़ी भाड़े पे दी, व्हीकल गाड़ी दिख रही है सबको, भाड़े पे दी 90,000 के रेंट के ऊपर. किस किस को? 3 लोगों को, ऋतिक, फरहान, अभय. अभी तीनों जॉइंट प्रोमिसोर है फॉर द 90,000 रेंट. बोलो हाँ है ना? अब इसमें से अगर देखा जाए एज ए जॉइंट प्रोमिसोर, जब तक डिफाइंड नहीं है तो लाइबिलिटी इक्वल होता है. अरे बोलो ऐसा नो, डिफाइंड है तो अलग अलग होगा, पर डिफाइंड नहीं है तो इक्वल होगा. बोलो हाँ है ना? तो 90,000 में से ऋतिक कितना पे करेगा? 30. फरहान कितना पे करेगा? 30. अभय कितना पे करेगा? 30. बोलो हाँ है ना? अब समझो केस 1 में ऋतिक ने ही 90,000 पूरे पे कर दिए, तो फरहान और अभय 30,000 किसको पे करेगा? ऋतिक को. तो ये भी ऋतिक को देगा, ये भी ऋतिक को देगा. समझ में आया? दूसरे केस में अगर फरहान निपट गया, तो ऐसे सिचुएशन में ऋतिक ने अगर 90,000 पे किए तो फरहान का नॉमिनी कितना पे करेगा? बोले एक बार, 30,000 टू द ऋतिक. हालांकि फरहान के नॉमिनी ने फरहान के असेट में से ही देना है. लेट्स से यहां पे फरहान की असेट, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, 30,000 के जगह पे 20,000 की असेट बची सिर्फ, तो ऋतिक को कितना दिया जाएगा? सिर्फ 20,000 बचा हुआ ऋतिक और अभय मिलके बेयर करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जो भी नॉमिनी, जो देखो, जो भी किसी भी जॉइंट प्रोमिसोर का शॉर्टफॉल है, किसी भी जॉइंट प्रोमिसोर ने शॉर्टफॉल किया पेमेंट में, वो बचे हुए जॉइंट प्रोमिसोर कंपेंसेट करेंगे. इज इट वेरी क्लियर? सिंपल रूल है, कोई भी शॉर्टफॉल हुआ बचे हुए प्रोमिसोर कंपेंसेट करेंगे. कोई अगर
प्रोमिसोर मर गया तो उसका नॉमिनी पे करेगा, बट फ्रॉम द असेट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर अप टू, यस और नो, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट वाला केस नंबर 3, यहां पे ऋतिक ने 90,000 दे दिए, फरहान इंसॉल्वेंट हो गया और फरहान के असेट में से सिर्फ 10,000 रिकवर हुए। अब फरहान ने एक्चुअली कितना देना था 30,000, रिकवर कितना हुआ 10,000, बचा कितना 20। अब 20 में से कंपेंसेट 10,000 ऋतिक करेगा और 10,000 अभय। उसमें भी अगर मैं बोलूं 30,000 अभय कैसे करेगा, तो अभय के 30,000 प्लस रिमेनिंग कितना फरहान का अनपेड 10,000, तो अभय टोटल कितना दे रहा है 40,000। और अगर आप देखोगे तो 90 माइनस 10 फरहान के गए, 40 अभय के गए, तो ऋतिक भी कितना दे रहा है 40,000। तो 10,000 का लाइबिलिटी किसने बेयर कर लिया, ऋतिक ने, और 10,000 का किसने, अभय ने। लास्ट वाला केस, लास्ट फ्यू केसेस ध्यान देना। ऋतिक ने 90,000 पे कर दिए, फरहान इंसॉल्वेंट हुआ, उसमें से 5,000 ही आया, अभय भी इंसॉल्वेंट हो गया, उसमें से 15,000 आया, तो बचा हुआ पूरा किसको बेयर करना पड़ेगा, ऋतिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट वन, ऋतिक ही मर गया तो ऋतिक के नॉमिनी ने पे किए 50,000, इंसॉल्वेंट हो गया अभय 5,000, अभय सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया फरहान 5,000, अभय इंसॉल्वेंट हो गया कितना 50,000। तो आप देखना ऋतिक के नॉमिनी, मतलब ऋतिक भी मर गया तो उसके नॉमिनी ने असेट में से 50,000 दिया, उसकी लाइबिलिटी 30 ही थी, पर अब फरहान और अभय से रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए नॉमिनी भी असेट में से 50,000 दे रहा है। इज इट वेरी क्लियर, ये सुनो, ये हालांकि दोनों जिंदा है पर इनके असेट में से 20,000 आ रहा, और ऋतिक भले ही मर गया और उसकी असेट ज्यादा है, इसलिए उसमें से कितना आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो एक खास चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर। अब इसमें दोनों ने कितना पे किया सबने मिलके 70,000, तो बचा हुआ 20,000 क्या हो जाएगा, बैड डेट। सबको आइडिया क्लियर है, जोर से बोलो सुनो, सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो इसके लिए ना कुछ बेसिक रूल्स है ये सब कैलकुलेशन करने के लिए, वो लिख लो फटाफट। सो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस और प्रिंसिपल नंबर 1 सब जन साथ में पढ़ेंगे, रेडी। बोर्ड के ऊपर दिया है, लिख सकते हो तो लिखो फास्ट, नहीं तो एंड में फोटो निकाल लेना। रेडी। सबसे पहली बात क्या रूल है, रूल नंबर 1, all the joint promisors are liable jointly and severally to creditor. Is it very clear? Rule number 2 पढ़ो क्या है, unless otherwise provided the ratio of the liability is equally distributed. बराबर है, बोलो हाँ है ना। तीसरा 1 2 3 बोलो क्या है, in case of any joint promisor get insolvent, the lesser amount it can be recovered from the other joint promisors. कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उससे लेसर अमाउंट ले लो, बचे हुए जॉइंट प्रोमिसोर से बची हुई। चौथा पॉइंट 1 2 3 बोलो क्या है, इन केस ऑफ एनी जॉइंट प्रोमिसोर और ऑल गेट डिसीज्ड देन इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज असेट और देयर असेट्स फ्रॉम द नॉमिनी। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो। मतलब अगर कोई डिसीज हो गया तो उनके असेट से जो नॉमिनी के पास है वो रिकवर कर लो। पॉइंट नंबर 6 1 2 3 बोलो क्या है, इफ ऑल जॉइंट प्रोमिसोर गेट इंसॉल्वेंट द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द असेट्स विल बी फाइनल एंड नॉट क्वेश्चनेबल। बचा हुआ जितना भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बैड डेट। सबको समझ में आया, जोर से बोलो ये सुनो, ये चीज को याद रखना चाहिए। तो इसका फोटो खींच के रखो, इसमें आपके जॉइंट प्रोमिसोर के सब रूल्स खत्म होंगे और आप इन्हीं 5-6 रूल्स के ऊपर पूरा जॉइंट प्रोमिसोर सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। शरोडन एग्री टुडे, डन एवरीबॉडी। बेटा यहाँ पे टाइम पास मत करो जीवन के अंदर, कमेंट्स के अंदर स्पैम किया सब लोग ब्लॉक हो जाएंगे जीवन में। ठीक है, इधर कोई फालतूगिरी जीवन में नहीं चलेगा। चलो यहां तक आइडिया क्लियर है, बोलो ये सुनो। नेक्स्ट वन, अब जॉइंट प्रोमिसोर के मैंने आपको रूल्स बोल दिए, बस इतने सिनॉप्सिस में आप रूल्स याद रखिए शॉर्ट टर्म में, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जॉइंट प्रोमिसोर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, अगला वाला, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ये तो हो चुका है अपना, बोलो हाँ है ना। वापस से एक बार बोल दो, कहां पे परफॉर्म करना चाहिए टाइम एंड प्लेस एज पर एग्रीमेंट, नहीं है तो बिजनेस टाइम, बिजनेस प्लेस, बिजनेस डे। इज इट वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ू मैं पक्का। नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, हेडिंग डालिएगा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसके रूल्स लिखवा दूं, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, लिखना पॉइंट नंबर 1। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है क्या, प्लीज कमेंट। ओके, लिखेगा द प्रोमिसोर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, द प्रोमिसोर नॉट बाउंड टू परफॉर्म एग्रीमेंट लिखना, द प्रोमिसोर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म एग्रीमेंट, प्रोमिसोर नॉट बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट
unless promisee is ready and willing to perform reciprocal promise. Unless promisee is ready and willing to perform reciprocal promise. Full stop. रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस ही जब तक रेडी और विलिंग नहीं दिखता प्रॉमिस और ने कुछ करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस should be in order decided in agreement. Should be in order as decided by agreement. Should be in order as decided in the agreement or as per the custom. मैंने बोला था ना performance is as per agreement or custom. Yes or no? Should be as per agreement or custom. Point number 3. When one of the party prevents to perform a promise, when one of the party prevents to perform a promise, prevent to perform a promise, contract is voidable at the option, contract is voidable at the option of the other party to contract. Contract is voidable at the option of other party to contract. दूसरी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इसको अवॉइड कर सकती है. पॉइंट नंबर 4, in case of default of the performance, in case of default of the performance, default of performance, party at default will be liable to pay compensation, will be liable to pay compensation to other party, to other party, to other party. Full stop. अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बात की तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? जोर से बोल, वैलिड है क्या? नहीं. अब इम्पॉसिबिलिटी भी दो टाइप की होती है गाइस. एक होती है नोन इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है अननोन. अब जरूर देखो, इसके लिए मैंने एक चार्ट बना के दिया, इससे आपको बहुत क्लियर होगा क्योंकि मॉड्यूल में इसके अंदर 1.5-2 पेज लिखा है पूरा, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना. एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट को मैं डिवाइड कर सकता हूं यहां पे 2 पार्ट्स में. सबका ध्यान है प्लीज, बोलो हाँ है ना. सो सबसे पहला पार्ट, इम्पॉसिबिलिटी वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा पार्ट सुपरवेनिंग, मतलब फ्यूचर में इंपॉसिबिलिटी आ गई. अगर एग्जिस्टिंग थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अननोन टू द पार्टीज थी तो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि पार्टीज को पता ही नहीं था ये कर नहीं सकते. इज इट वेरी क्लियर? है सनो. पर अगर नॉन इंपॉसिबिलिटी थी तो ऐसे सिचुएशन में एनी वन ऑफ द पार्टी वॉइड कर सकता है एंड लाइबल टू पे टू द एग्रीड पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पार्टी को इंपॉसिबिलिटी पता था तो वो पार्टी दूसरे पार्टी को कंपेंसेशन देगा. क्या देगा? कंपेंसेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हॉर्स सेल करने का. क्या सेल करने का? हॉर्स. और मैंने आपसे पैसा ले लिया, पर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे को पता था घोड़ा मर चुका है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. अब मैंने आपसे जितना पैसा लिया है मुझे आपको एज अ कंपेंसेशन वापस देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट विद डैमेजेस. सबको समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? बोलो हाँ या ना. दूसरा, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी वॉज नोन टू बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टी को पता थी कि इम्पॉसिबल है, तो किया ही काय को कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे कौन करता है? फिर भी अगर किया तो थेरोटिकली वॉइड है, थेरोटिकली वॉइड. लेकिन अगर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, सुपरवेनिंग जो फ्यूचर में आई, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टरवर्ड्स. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि दोनों पार्टीज को नहीं पता था ये ऐसा हो सकता है. चलो आइडिया भी होगा कि ऐसा हो सकता है, पर कंफर्म थोड़ी था ना. तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट इज केवल एक बार वॉइड एब इनिशियो, पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं. मतलब जो भी लेन देन हुआ है सब रिवर्स कर लो. पैसे दिए वापस ले लो, गुड्स दिए वापस ले लो, जो भी दिया लेन देन हुआ है सब वापस कर लो.
इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। ये चार्ट बहुत काम का है इम्पॉसिबिलिटी के लिए। मैं चाहूंगा इसका फोटो खींच के रखिए, लिख के रखिए, जैसे भी आपको लगता है। गो फॉर इट फास्ट। आप रादर बोर्ड के ऊपर फोटो खींचने से अच्छा साइड बाय साइड यूट्यूब पे लेक्चर ऑन रखिए एंड दनादन स्क्रीनशॉट निकालिए, वो बेटर रहेगा। इसको कब तक चेक करते बैठोगे आप? समझ में आ रहा है? तो यूट्यूब पे साइड में ऑन रखिए, जैसे मैंने बोला स्क्रीनशॉट लो, दनादन वहीं पे खींच लो, क्या दिक्कत है? हाँ है ना? गुड आइडिया है ना कि नहीं? लेट्स गो। यहां तक समझ में आया तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं दिखेगा बाद में तकलीफ हो जाएगी आपको। लेट्स गो। ये हो गया। तो यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका होता है क्या बोले, एक बार उसे खत्म। नेक्स्ट वाला मेन पॉइंट डालना। कोई कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, 5वां डालिएगा। अच्छा, ये इंपॉसिबिलिटी छोड़ के है सब पॉइंट्स। हाँ, इंपॉसिबिलिटी का पूरा ब्लॉक अलग दे दिया मैंने आपको, ये इंपॉसिबिलिटी छोड़ के है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स। रेसिप्रोकल आवाज कम करके रखो सिर्फ लेक्चर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स, सर्टेन थिंग्स which are mix of legal and illegal, which are mix of legal and illegal, which are mix of legal and illegal, then only legal part of it shall be performed, then only legal part of it shall be performed. तो उसका सिर्फ लीगल पार्ट ही आपने परफॉर्म करना चाहिए। ओनली लीगल पार्ट ऑफ इट शॉल बी परफॉर्म। लिख लिया सबने? बच्चों बोलो यस और नो। यहां तक आइडिया क्लियर है? चलो, यहां तक आपका हो गया परफॉर्मेंस ऑफ क्या बोले एक बार उसे, प्रॉमिस। अब मैं जा रहा हूं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट याद है? मैंने एग्जांपल दिया हुआ याद है? समझो तुम्हारी रिवीजन बैच चल रही है। अब ये रिवीजन बैच जब शुरू हो रही है तो हमने डिसाइड किया कि हर एक रिवीजन बैच के लिए अपन फीस रखेंगे। कितना फीस रखेंगे? पूछो कितना? समझो मैथ्स के लिए जीबी सर ने रखा 2 करोड़ रुपए। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स के लिए रखा मनीष सर ने 3 करोड़ रुपए। इको के लिए 4 करोड़, 2 आदमी है तो है ना। अब मैं गरीब आदमी सबसे कम, तो मैंने रखा 10 रुपए। गरीब आदमी कितना चार्ज कर लेगा? 10 रुपए। ठीक है। अब 10 नहीं 1 करोड़ रखते हैं। ठीक है, थोड़ा इज्जत, एटलीस्ट वर्ड में तो इज्जत होना चाहिए, है ना। सो 1 करोड़ रुपए हमने फीस रख दिया। काय का बोले एक बार से, हमारे रिवीजन लेक्चर का। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, एग्जाम्पल भले ही फालतू है पर कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। अब समझो आप में से कोई भी है, नाम बोलो बेटा। चाइटिया। चाइटा ने समझो एज ए इंस्टॉलमेंट पहला इंस्टॉलमेंट दिया 5 करोड़ रुपए का। अब इस 5 करोड़ रुपए को फीस के खिलाफ कैसे लगाया जा सकता है? तो इसमें प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है एज पर द क्रेडिटर, एज पर द डेटर। डेटर जो तरीका बोलेगा वो तरीके से, एज पर डेटर जो तरीका बोलेगा वो तरीके से आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। दूसरा प्रायोरिटी 2 में मैं सेकंड बोलूंगा। डेटर ने समझो कोई तरीका नहीं बोला है, इफ नॉट डेटर डिडंट एक्चुअली डायरेक्टेड एनी वे फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेट, तो मैं इधर नीचे लिखता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो डेटर ने जो तरीका बोला, द वे ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो बोला वो आपको मानना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? एप्रोप्रिएशन, डेटर ने जो तरीका बोला मानना पड़ेगा। अगर डेटर में तरीका नहीं बोला है, इफ नॉट, तो आप जो पैसा लगाओगे वो सबसे पहले लगाओगे टाइम बार्ड डेट के खिलाफ। काय के खिलाफ बोले एक बार उसे? टाइम बार्ड डेट, जो अभी टाइम बार्ड होने वाली है। हो चुकी है वो वाली नहीं, जो होने वाली है। हु इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग टाइम बार्ड। इज इट वेरी क्लियर? सो टाइम बार्ड डेट इन प्रोसेस लिखना चाहूंगा साइड में। चलो, ऐसा भी कुछ नहीं है, सभी डेट्स वैलिड है और टाइम बार्ड होने के लिए बहुत समय है। इफ नॉट, तो ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोले एक बार से? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इज इट वेरी क्लियर? पर फीफो के भी पहले, जस्ट होल्ड, फीफो के भी पहले अब मैं थोड़ा इसमें डिटेलिंग ऐड करूंगा। रेगुलर लेक्चर में मैंने इसको बोला था, लिखवा के नहीं दिया था, अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सो टाइम बार्ड अगर ये भी नहीं है, इफ नॉट, तो मैं बोलूंगा एज पर कस्टम। मैं बोलूंगा एज पर क्या बोले एक बार जो है? कस्टम। अब अगर आप इसको ठीक से देखो तो पहले दो तो एज पर एग्रीमेंट, मतलब वही वाला अपना इक्वेशन वापस आ गया।
कि एज पर एग्रीमेंट, एज पर कस्टम, बिजनेस वाला बोलो ऐसा नो। सो एग्रीमेंट हो गया, एज पर क्या हो गया बोलो एक बार कस्टम, कि कस्टम में जिस प्रकार से इस डेट को लगाया जाता है उस प्रकार से सभी लोग ऐसे ही लगाते हैं ऐसा। ये भी नहीं है इफ नॉट, तो फिर क्या आएगा बच्चों बोले एक बार फीफो। ये भी नहीं है तो क्या आएगा बोले एक बार फीफो, मतलब एज पर बिजनेस प्लान। इज इट वेरी क्लियर? तो ये सेम तरीका हो गया, मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ डेट का भी तरीका सेम है, एज पर एग्रीमेंट मतलब जैसे डेटर ने बोला, या फिर टाइम बार्ड बोलो, हाँ है ना। दूसरा एज पर कस्टम्स, क्लियर है कंसेप्ट? नहीं भी कुछ हुआ तो क्या बोले एक बार उसे फीफो। इज इट वेरी क्लियर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ऐसे सिचुएशन में जब इसने 5 करोड़ दिए, अगर इसने मेथड बोली, ऊपर ध्यान देना, अगर इसने मेथड बोली, इसने बोला चाइटिया ने कि बोले 1 करोड़ रुपए पहले जीबी सर को दे दो क्योंकि वो जोक बहुत अच्छे मारते हैं, बोलो हाँ है ना, तो उनको दे दो, तो 1 करोड़ उसके खिलाफ बोले, और 5 करोड़ में से 4 करोड़ इकोनॉमिक्स के लिए दे दो, विजय सर और ऋषभ सर के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेथड बोला उसके हिसाब से। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं बोला है तो एज पर फीफो, समझो मैथ्स की क्लास 1 जून को शुरू हुई, अकाउंट्स की क्लास 15 जून को, इको की क्लास 1 जुलाई को, लॉ की क्लास 15 जुलाई को, तो 5 करोड़ में से पहले 2 करोड़ फुल फीस मैथ्स को लग जाएगी क्योंकि वो पहले शुरू हुआ, और 3 करोड़ की फीस किसको लग जाएगी? अकाउंट्स को, क्योंकि वो बाद में शुरू हुआ। अब बाद में जब पे करेगा तो पहली फीस किसको जाएगी? इको, और सबसे एंड में किसको जाएगी? लॉ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जोर से बोलो हाँ है ना। तो एक बार वापस से बोलो, प्रिंसिपल क्या है? एज पर द वे टोल्ड बाय द डेटा, दूसरा टाइम बार्ड डेट, तीसरा कस्टम, चौथा फीफो। इसी हिसाब से अप्रोप्रिएशन करना चाहिए। फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? बच्चों बोलो हाँ है ना। सबका हो गया है रिवीजन? ये सुनो नेक्स्ट वन। अब ये हो गया अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट। ये होने के बाद में आपके इसमें थोड़ा 12-15 सेकंड के लैग से आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स, तो उतना एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो चीज मैं लेके आ रहा हूं वो बहुत काम की है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय क्या बोले एक बार जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। और म्यूचुअल एग्रीमेंट में अगर आपको याद होगा तो कुछ 5 चीजें आती है। नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। याद आया? नाम बोलो एक बार। नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। व्हाट डू मीन बाय नोवेशन? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो, नए कॉन्ट्रैक्ट को बना लो। इट इज एज गुड एज अल्ट्रेशन ओनली। पढ़ना है साथ में, रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? व्हेन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड and a new contract is initiated in its place of similar type is a novation. Is it very clear? Example, calling back a cell phone or cars and allotment of the new one. कई बार आपने देखा होगा ऐसा न्यूज़ आता है कि कंपनी ने ये सेलफोन इशू किया और सभी के सभी कॉल बैक कर लिए क्योंकि सेलफोन में फटने का डिफेक्ट था कि चार्जिंग पे लगाया तो फट जाता था। ये हुआ था, कौन से केस में हुआ था? गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S7 के केस में। S7 एक दिन क्या हुआ, किसी ने तुम्हें S7 परचेस किया और वो एयर प्रेशर की वजह से एरोप्लेन में फट गया। नाउ यू अंडरस्टैंड कितना रिस्की है। तो सैमसंग ने सभी सेलफोन कॉल बैक किए थे। दिस इज अ नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओल्ड सेलफोन कॉल बैक करके कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके न्यूली बना के दे देना, ठीक है। कॉल बैक का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। कॉल बैक का मतलब है वापस लेके रिपेयर करके तुम्हें नया सेलफोन दिया जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो सुनो। नेक्स्ट वाला अभी भी आजकल भी होता है, कार्स भी कॉल बैक करते हैं, ठीक है। अभी अभी हुआ था ना, वॉल्वो करता था, वोल्क्सवैगन ने किया था बीच में, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा था। पोर्श करता है, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी स्कॉर्पियो का भी बहुत बड़ा इशू हो रहा था कि उसका क्लच पेडल बाहर ही निकल रहा था, तो स्कॉर्पियो इज बीइंग कॉल्ड बैक कि जिन जिन लोगों को ये इशू हो रहा है। ये सुनो नेक्स्ट वन, अल्ट्रेशन। व्हेन अ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अल्टर्ड एंड रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कैरिड आउट इज कॉल्ड एज अल्ट्रेशन। मतलब कुछ टर्म अल्टर करके बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेते हैं, अल्ट्रेशन। नॉन रिकवरेबल लोन मेड रिकवरेबल बाय अल्टरिंग द टाइम एंड इंटरेस्ट। मैंने आपको लोन दिया 2 करोड़ का, इंटरेस्ट था 12%, पे बैक पीरियड था 5 साल। 2 करोड़ का लोन, 12% का इंटरेस्ट 5 साल में पे करना था। आप बोले सर हमसे ना हो पाएगा। मैं बोला फिर एक काम कर भाई, 2 करोड़ का लोन है, 12% के इंटरेस्ट जगह पे 15% इंटरेस्ट दे, पे बैक पीरियड 10 साल ले ले। अल्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो वही है लोन का, सिर्फ अल्टर, बट एक्चुअली अल्ट्रेशन इज नोवेशन इटसेल्फ। ये दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन? बंद कर देना। सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? व्हेन अ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड्स टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट फर्दर एंड स्टॉप्स और कैंसल इट
एट एग्जिस्टिंग पोजिशन इट इज कॉल्ड एज रिसेशन। जैसे आपने फूड ऑर्डर किया, ठीक है, और उसके लिए बहुत समय लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बोलते भैया, होटल में बैठ के अगर आपने फूड ऑर्डर किया, उसने लगा दिया आधा घंटा, आप बोलते भैया बस हम जा रहे, हमको घर पे जाने का, हमको खाना नहीं चाहिए। कई बार होता है ऐसा, जोर से बोलो, दैट इज रिसेशन। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट वाला, अगला। अच्छा, नोवेशन का एक और एग्जांपल लाइव स्ट्रीम में किसने बोला है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिक्रिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। होता है ना नॉर्मली कि बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट आता है, ग्रेस डेज मिलते हैं 3 दिन, और आप जाते हो पेमेंट के लिए, बोलता है नहीं सर वेरी सॉरी, तो तुम डेट और इंटरेस्ट बढ़ा के बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्रिएट कर लेते हो। दैट इज एक्चुअली नोवेशन, यस और नो? नेक्स्ट वन, अगला। नेक्स्ट, रेमिशन। रेमिशन मतलब पार्ट परफॉर्मेंस वेव ऑफ कर देना, हाँ है ना? सो सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? व्हेन वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अलाउज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इट एज अ होल, इट्स कॉल्ड एज रेमिशन। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट, ठीक है, आप अपॉइंट करते हो डेल क्रेडिट एजेंट, जैसे सामने वाले पार्टी को आपने डेटर है, उससे आपको रिकवर करना है 1 करोड़, वो बोलता है फुल सेटलमेंट में भाई साहब 90 लाख दे सकता हूँ, ले लो। अब तुमने उसकी पोजीशन देखी, बहुत खस्ता है, तुम 90 लाख में मान गए, रेमिशन। इज इट वेरी क्लियर? ये क्या हो गया बोले एक बार, रेमिशन। बैंक कितने बार करता है सेटलमेंट में? इज इट वेरी क्लियर कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया है बैंक ने, अब बैंक को पता है कि भैया इसके करोड़ 1 करोड़ रिकवर ही नहीं हो सकता, 1 करोड़ की जगह पे सिर्फ 70 लाख हो सकता है, तो बैंक थोड़ा सा नेगोशिएट करके सेटल कर देता है, बोलता है पैसा आने दे, बिकॉज बैंक का मेन बिजनेस पैसे पे चलता है। इज इट लिक्विडिटी पे चलता है? इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वाला, वेवर। वेवर मतलब पूरा छोड़ ही देना, कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? व्हेन वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वेव्स द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी इज कॉल्ड वेवर। जैसे एग्रीकल्चरल लोन वेव ऑफ करना, इज इट वेरी क्लियर? माफ करना, एग्रीकल्चरल लोन माफ हो जाना, एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो जाना, दैट इज अ वेवर। ठीक है, चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 3 करके दिखा रहा हूं, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। अजी ओके, लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि कमेंट करके बोलिएगा प्लीज। चलो खींच ले स्क्रीनशॉट इसका, आपकी इसमें आया क्या अभी तक? अच्छा, बाद में खींच लोगे? हाँ, मतलब मैंने बोला फोन पे खींच लो, तो अभी बोले बाद में आराम से खींचे, वैसे भी यूट्यूब पे है। ये भी खींच लो। चलो डन एवरीबॉडी, यस और नो? नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अब ये हो गया म्यूचुअल परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो इसके अंदर हमने सब चीजें डिक्लेयर कर दी कि किस प्रकार से म्यूचुअल एग्रीमेंट से परफॉर्म हो सकता है। नीचे एक हेडिंग डालिएगा, स्पेशल पॉइंट फॉर परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सॉरी, स्पेशल पॉइंट्स फॉर परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और भी कुछ खास पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, लिखिएगा। Where due to mutual agreement, where due to mutual agreement, where due to mutual agreement, one party waive of the performance of other, where due to mutual agreement, one party waives of the performance of the other, where due to mutual agreement, one party waives of the performance of the other, performance of the क्या बोले एक बार, other, then contract is not considered voidable। तो ऐसे केस में ये मत मानना कि कॉन्ट्रैक्ट voidable हो गया भैया। इज इट वेरी क्लियर? पॉइंट नंबर 2, when contract is rescinded by mutual agreement, when contract is rescinded by mutual agreement, and made void, then parties shall be put in such a position, and made void, then parties shall be put in such a position, that contract did never happened, कि जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, and contract did never happen।
एज इफ कॉन्ट्रैक्ट डिड क्या बोले एक बार, नेवर हैपन. चलो डन एवरीबॉडी. ओके, लास्ट हेडिंग बचा इस यूनिट का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अपने बुक के अंदर हेडिंग डाल दीजिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से डिस्चार्ज होता है. आई गेस मेरे पास इसके लिए ना चार्ट था शायद. लेट मी जस्ट सर्च वन टाइम. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. होल्ड कीजिए थोड़ा सा. ओके, लिखिएगा नीचे काइंड ऑफ दिस. कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है? 8 तरीके दिए हैं. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लो, डिस्चार्ज कर दो. बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म कर लो, डिस्चार्ज कर लो. पॉइंट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय supervening impossibility also. Point number 2, contract can be discharged by supervening impossibility also. Supervening impossibility देखा सबने. Point number 3, contract can be discharged by mutual agreement. जैसे अभी अभी पढ़ा नोवेशन, रिसेशन, रिमिशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट ही था. Contract can be discharged by mutual agreement. By novation, recession, remission, etc. Next point, contract can be discharged by lapse of time. Contract can be discharged by lapse of time. कौन से केस में लगेगा lapse of time? Can you tell me? Perishable goods. Example, perishable goods. Yes or no? Next one, contract can be discharged. Next point, contract can be discharged by operation of law. Can be discharged by operation of law. Example, गुटखा. एग्जाम्पल लिखो, गुटखा महाराष्ट्र में बैन करना. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल एंटिसिपेटरी ब्रीच पता है इन सबको कि अब बीच तोड़ देना, टाइम पे तोड़ देना. एंटिसिपेटरी पहले ही बोल देना मैं नहीं करने वाला. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ब्रीच. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय अकॉर्ड और सेटिस्फैक्शन. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय अकॉर्ड और सेटिस्फैक्शन, जिसे रेमिशन भी कहते हैं कि पार्शियल परफॉर्मेंस ले लेना, रेमिट कर देना. लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय निग्लेक्ट और रिफ्यूजल. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय निग्लेक्ट और रिफ्यूजल. फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारे साथ होता है, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे साथ होता है निग्लेक्ट रिफ्यूजल. दोस्त को पैसे दिए 100 रुपये, वापस मांगने जाओ, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल, डिस्चार्ज, खत्म. बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी, यस और नो. अब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर होता भी है ना ऐसा. बड़े होके तुमने दोस्तों को अगर पैसे दिए, बॉन्ड पेपर पे लिखवा के लिया, तू वापस करेगा, फिर भी वो देगा क्या? निग्लेक्ट रिफ्यूजल. ऐसा ना ऊपर से 4 गालियाँ देगा, क्या भिखारी है, कितने बार पैसा मांगता है, वगैरह वगैरह. ठीक है, चल. सो ये है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तरीके. इज इट वेरी क्लियर गाइस? नेक्स्ट वन, अगला वाला.
चलो ठीक है, इतने तरीके डिस्चार्ज के और यहाँ पे ये यूनिट खत्म होता है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट यूनिट के ऊपर हम जा रहे हैं, रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। रेमेडीज फॉर ब्रीच पता है बच्चों? अच्छा, ब्रीच कितने टाइप के होते हैं बताओ? दो, कौन कौन सा? एक्चुअल ब्रीच एंड दूसरा कौन सा? एंटीसिपेटरी। लिखवा के दूं या समझते हो? समझ, आलसी लोग, याद है क्या पर समझते हो बोल रहे हो? एक्चुअल ब्रीच मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। जैसे मैंने आपको लोन दिया, आपका काम है परफॉर्म करके उसको रीपे करना। मैंने लमसम रीपेमेंट, मैंने आपको लोन दिया 4 महीने के लिए, मैं बोला 4 महीने बाद आना पैसे देना। एट द टाइम आफ्टर 4 मंथ्स आप आके मेरे को बोल दिए पैसा नहीं है, जाओ। एक्चुअल ब्रीच ऑन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को एट द टाइम आफ्टर द ग्रेस डेज डिसऑनर कर देना, एक्चुअल ब्रीच है ये। व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच? पहले ही बोल देना मेरे से ना हो पाएगा। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया, 3 महीने मैंने बोला था 3 महीने बाद पैसा चाहिए, तुमने 1 महीने में बोल दिया पैसा ही नहीं है। एंटीसिपेटरी, परफॉर्मेंस का टाइम भी नहीं आया, पहले ही बोल दिया। 2 टाइप के ब्रीच होते हैं, पहला कौन सा? एक्चुअल, दूसरा कौन सा? एंटीसिपेटरी। इसके खिलाफ ना 5 चीजें हो सकती है ब्रीच करने पे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पे 5 चीजें। पहला, सूट फॉर डैमेजेस। कितने टाइप के डैमेज होते हैं? लगाओ बोली। 6। और 2 मिनट रुको तो 8-10 कर दोगे आप। 6 कंफर्म? पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूसरा स्पेशल डैमेजेस, तीसरा विंडिकेटिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस, चौथा नॉमिनल डैमेजेस, पांचवा लिक्विडेटेड डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस, छठवा इंटरेस्ट डिटोरियोरेशन डैमेजेस, सातवां इंटरेस्ट। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इतने डैमेजेस आपको पता होनी चाहिए, टोटल 7 है। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दो बीच में। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सामने वाले के ऊपर केस कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें परफॉर्म करना ही होगा। लेट्स एक सिंपल एग्जांपल, अभी लेटेस्ट वाला। मुकेश अंबानी ने जस्टिन बीबर को शादी में परफॉर्म करने के लिए 80 करोड़ रुपए दिए, सुना? बोलो हाँ है ना। मुझे बताओ, मुकेश अंबानी से पैसा एडवांस में गया होगा या उधार में नाचा होगा? एडवांस गया होगा ना। समझो अब मुकेश अंबानी ने 80 करोड़ ट्रांसफर कर दिए एंड टाइम पे जस्टिन बीबर आने से मना कर दिया कि मेरा कल नहीं हो पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीज़न है। तो मुकेश अंबानी जस्टिन बीबर के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करेगा या नहीं करेगा? कि तू ही आएगा और तू ही डांस करेगा, तेरी जगह किसी और को भेजना मत। जस्टिन बीबर बोले नहीं राजपाल यादव को चला लो, चलाएंगे नहीं। सूट स्किल्स वाले केस में, स्किल जहां पे है, नेचुरल टैलेंट स्किल, वहां सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आता है। हाँ, बाकी केसेस में भी आता है पर नेचुरल स्किल्स में ज्यादा आता है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब प्रोसिक्यूशन, सामने वाले के ऊपर केस ठोक देना और फिर उससे आप जो चाहिए रिकवर कर लेना, इंजंक्शन कहते हैं इसको। डैमेजेस रिकवर कर लो, पेनल्टी रिकवर कर लो, परफॉर्मेंस रिकवर कर लो, तुम्हारी मर्जी, चलने दो। ठीक है। लास्ट, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। व्हाट इज क्वांटम मेरिट? जितना काम किया है उतना डैमेजेस ले लेना। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है। इज इट वेरी क्लियर? समझो 10 किलोमीटर का रोड बनाना था, गवर्नमेंट ने टेंडर दिया तो उन्हें 5 किलोमीटर का बना लिया, तो आधा पैसा तुम क्लेम कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? चलो एक बार डैमेजेस देख लेते तो फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस। जनरल ऑर्डिनरी मतलब कोई कौन सा डैमेजेस है? व्हाट डू यू मीन बाय जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड नॉमिनल डैमेजेस? बोलो बोलो। इस नाम सबको पता होते हैं, कंफ्यूजन सबको होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑर्डिनरी एंड नॉमिनल डैमेजेस? पढ़ के देखो। सिर्फ नाम पता है क्या? पढ़ा सबने? नॉर्मल ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब कंपेंसेशन फॉर लॉस विच कैन ऑर्डिनरीली अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डिनरी तरीके से जो भी लॉस हुआ वो अगर आपने लिया तो उसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे होलसेल में शर्ट बेचोगे, 100 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹1000 पर शर्ट। 100 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹1000। 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था।
जोर से बोलो ऐसा नो। टाइम पे तुमने मुझे शर्ट बेचा नहीं, डिलीवरी दिया नहीं, पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मुझे सेम शर्ट आगे सेल करना था, तो अब मेरे को टाइम पे आगे का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए 100 शर्ट ओपन मार्केट से परचेस करने पड़े 1200 रुपीज में। अब 200 मेरे को एक्स्ट्रा लग गया 100 शर्ट पे, मतलब मेरा टोटल लॉस कितना हुआ? 20,000। बोलो हाँ है ना, ये मैं आपसे वसूल करूंगा। इज इट वेरी क्लियर? द लॉस विच मे अराइज फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उस लॉस को आप एज अ डैमेजेस क्लेम कर लो, इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी है ना, जितना लॉस हुआ उतना दे दे भाई। देन व्हाट इज नॉमिनल डैमेजेस? नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है फॉर्मेलिटी वाले डैमेजेस, एग्रीमेंट करने का खर्चा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टैम्प पेपर का खर्चा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो यस और नो। तो सर फिर स्पेशल डैमेजेस क्या है? स्पेशल डैमेजेस मतलब आपने बाकायदा कुछ लिखवा के लिया कि भैया स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा के लिए कि भैया जैसे तुमने मेरे को शर्ट देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मैं समझो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि भैया ऑर्डिनरी तो वो तो आ ही रहा है, 200 रुपये पर 100 शर्ट तो आ ही रहा है, तो 20,000 तो आ रहे, प्लस मैंने मेंशन किया मेंटल हैरेसमेंट के लिए मेरे को 2 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। होता है ना भाई, लोग मेंटल हैरेसमेंट का, मान हानि का भी दावा ठोक डालते हैं, वो तो एग्जाम्पलरी में आता है, पर मेंटल हैरेसमेंट का अलग से दावा होता है कि बहुत मेंटल हैरेसमेंट हुआ, तो उस केस में अलग से पैसा लिया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? यस और नो? दैट इज स्पेशल डैमेजेस। इज इट वेरी क्लियर? देन व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? जो आपने एग्रीमेंट में लिखवा के लिए है कि भैया कुछ भी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अगर किसी ने भी तोड़ा तो 1 करोड़ एक दूसरे को देने के। लिक्विडेटेड, पहले से डिफाइंड। क्या हुआ? हाँ, पहले से डिफाइंड। दोज आर कौन से डैमेजेस बोले एक बार? लिक्विडेटेड। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? देने नहीं है एक्चुअली मैडम, वो सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है? मैं 1 करोड़ बोले देने नहीं अभी, डोंट वरी। नेक्स्ट वन, अगला और सबसे आखिरी, एग्जाम्पलरी विंडिकेट डैमेजेस। इसे हम मानहानि का दावा बोलते हैं। समझो मुकेश अंबानी ने रिहाना को चेक दिया 10 करोड़ का। अब मुकेश अंबानी ने रिहाना को चेक दिया 10 करोड़ का, लेट्स से बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक, उसके अंदर पैसा है मुकेश अंबानी का, रिहाना को 10 करोड़ का चेक दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने गलती से उसको डिसऑनर कर दिया। मार्केट में कल न्यूज क्या फैलेगी? अंबानी के पास पैसा नहीं है। फैलेगा नहीं फैलेगा? मानहानि किसका हुआ? मुकेश अंबानी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी होगा, क्योंकि रिहाना का चेक बाउंस हुआ है। अरे बोलो हाँ है ना? तो इस केस में मुकेश अंबानी विंडिकेट डैमेजेस मांग सकता है कि भाई मानहानि का दावा दे। कितना मांग सकता है? जितना मान होगा उतना। मानहानि के दावे के लिए पहले मान होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? मान ही नहीं है तो नो हानि। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया पक्का? हाँ है ना? ये शादी के केस में भी लगता है। आपके साथ ऐसा कभी सिचुएशन आएगा फ्यूचर में, किसी के साथ, हर एक के साथ नहीं, खास करके मारवाड़ी फैमिलीज में मैंने देखा है, होता है, मारवाड़ी और सिंधी, कि जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो ऐसे ही सिचुएशन में जब बात फिक्स हो जाती है तो जो बुजुर्ग आदमी रहता है ना सबसे, वो शादी फिक्स करने वाला दोनों फैमिलीज की तरफ से, वो इमीडिएटली स्टैम्प पेपर निकालता है। हाँ, अब मजाक मत समझना, इमीडिएट स्टैम्प पेपर निकालता है और उसके ऊपर ब्राइड और ग्रूम के सिग्नेचर्स ले लेता है कि दे आर एग्रीइंग टू मैरी विथ ईच अदर। और उसके नीचे ये भी लिखते हैं कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट कौन सी फैमिली किसको कितना कंपेंसेशन देगी। ये लोग आज भी करते हैं, गांव गली कूचे में आज भी होता है। और ये क्यों करते हैं पता है? क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे के बिहाफ पे बहुत सारा खर्चा कर देती है शादी का। समझो पत्रिका बांट दी एंड टाइम पे शादी कैंसिल हो गई, मानहानि होगा नहीं होगा? फैमिली का रिप्यूटेशन जाएगा। इसलिए वहाँ कंपेंसेशन लिखा रहता है कि भैया अगर आपने तोड़ा ना, और तगड़ा लिखा रहता है, ऐसे मजाक वाली चीज़ नहीं है ये। और मैं आपको बोलता हूँ, आपको लग रहा होगा मुकेश अंबानी और ये राधिका, इसका अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का ब्याह हुआ बहुत है। आई कैन टेल यू, जितनी बड़ी वो फैमिलीज और जितना बड़ा उनको थ्रेट है ना, दे माइट बी हैविंग दिस एग्रीमेंट। ऑब्वियसली वो मीडिया में तो नहीं बोलेंगे कि ये देखो दे डोंट डू दैट, बट प्रोबेबली दे विल बी हैविंग सच एग्रीमेंट कि जिसके अंदर उन्होंने बोला होगा कि अगर एक फैमिली ने दूसरे का मान का हानि किया तो सामने वाले पार्टी को इतना पैसा देना पड़ेगा। ये होगा ही कंफर्म, क्योंकि इतना बड़ा शादी उसके सिवा हो ही नहीं सकता। इज इट वेरी क्लियर? भले वो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए किया होगा, पर किया कंफर्म होगा। उनको ही पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं हो। नो वन डज इट विद द इंटेंशन ऑफ कि होना ही है, ठीक है? नो वन डज इट, पर अगर हुआ तो क्या, इसलिए करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कौन सा डैमेजेस बोले एक बार? विंडिकेट एग्जाम्पलरी। क्लियर है? सबसे आखिरी जो बचता है वो है इंटरेस्ट, ठीक है? अब इसमें से आप देख लो कौन कौन से देख लिए। जनरल ऑर्डिनरी शर्ट वाला एग्जाम्पल बोलो हाँ है ना?
स्पेशल डैमेजेस कि भैया मेंटल हैरेसमेंट का दावा, स्पेशल डैमेजेस। विंडिकेट एग्जाम्पलरी मानहानि का दावा। नॉमिनल डैमेजेस छोटा मोटा खर्चा, स्टैम्प पेपर, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। डैमेजेस फॉर डिटोरियोरेशन कॉस्ट। अब डिटोरियोरेशन कॉस्ट में ही आप इंटरेस्ट ले सकते हो, पैसा नहीं मिला, इट इज एज गुड एज योर मनी इज डिटोरियोरेटिंग ना। अब ये मनी के केस में हुआ, लेकिन अगर ये पेरिशेबल गुड्स है तो उसमें आप अलग से डिटोरियोरेशन डैमेजेस लगा सकते हो। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, जापानीज फिश मार्केट में ये डैमेजेस बहुत चलते हैं। जापान के फिश मार्केट में डिटोरियोरेशन डैमेजेस चलते हैं। कंपनीज के होटल वाले क्या करते हैं, मैं बताऊं, चलेगा 2 मिनट के लिए। होटल वाले जापानीज फिशिंग कंपनीज जो होती है ना, उनके साथ में लंबा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जापानीज फिशिंग कंपनीज के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमको ग्रेड 1 वाली सब फिशेस लाके दो तो हम आपको रुपए 10 लाख पर टन के हिसाब से पैसा देंगे। ऐसा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उसमें भी फिश का ग्रेडिंग होता है, आपको शायद नहीं पता। जापानीज लोग इतने भयंकर है कि उनको अभी भागने वाली फिश के टेस्ट में और टैंक में पड़ी हुई फिश के टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है। हाँ, अगर ताज़ा नदी से पकड़ के अगर फिश उनको बना के खिला दी, वो समझ जाएंगे ये ताज़ा फिश है। लेकिन अगर कोई फिश टैंक में पड़ी है और वो खिला दी जाए तो जापानीज लोगों को पसंद नहीं आती। वो इतने ऊपर निकल चुके हैं जिंदगी में फिशेस को खा के। समझ में आ रहा है? हाँ ना, सच में बोलते, तुमको समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं, तुमको सिर्फ बात आएगी 2 दिन बाद, बस यार ये तो बिस्की बात आ रही है यार, ये खराब है। पर उनको लिटरली ये समझ में आता है कि भैया अभी नदी से ताजी पकड़ी हुई फिश और टैंक में रखी हुई फिश। तो आपको शायद नहीं पता, जापानीज फिशिंग कंपनीज में एक टेक्निक होता है फिश को फ्रेश रखने का। पूछो कौन सा? वो सर्कुलर टैंक्स बनाते हैं बोट के ऊपर ही। बोट के ऊपर सर्कुलर टैंक बनाते हैं, एक साइड से फिश अंदर पूल करते हैं, ये फिश इस टैंक के अंदर ऐसे घूमती है, और दूसरे साइड वो एक प्रेडिटर फिश लगा देते हैं। प्रेडेटर फिश मतलब कार्निवोरस, बड़ा शार्क वार्क लगा देंगे एक आधा दूसरे साइड, टैंक के दूसरे साइड एक कॉर्नर में, और ये पूरा ग्लास का ट्यूब होता है। जब इधर से नॉर्मल खाने वाली फिश इस साइड आती है ना, तो इधर वो देखती है शार्क को और भागती है, फिर वापस राउंड मार के इधर आती है वापस, अरे सेम शार्क, वापस भागती है। सो एक्टिव रहती है, और ये फिश की सबसे ज्यादा कीमत दी जाती है जापानीज मार्केट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ लोग तो इतने हद तक पहुंच गए थे जापानीज फिश मार्केट में कि उन्होंने फियरफुल फिश का टेस्ट एंड हैप्पी फिश का टेस्ट भी अलग अलग करना सेग्रीगेट कर दिया। तुम सोच रहे हो दुनिया में क्या चल रहा है? अपने को यहां अपनी फटी पड़ी रहती हो तो पता नहीं चलता। बोलो हाँ है ना? उनको ये समझ में आ रहा है फिश की फटी पड़ी है भाई, वो भी खा के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मैं आपको बोलता हूं दिस 10 लाख रुपीज पर टन, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हाईएस्ट पेड वाला, आपको शायद नहीं पता होगा। एक एक फ्रेश वाटर की हाईएस्ट पेड हैप्पी फिश के वो 10-10 लाख देने के लिए रेडी होते। 10-10, 15-15 किलो की एक फिश ला लो, उसके लिए 10-10, 15 लाख। एक बार गूगल करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। पागल है लोग जिंदगी में, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? अब आप सोचिए इस केस में अगर आपने 10 लाख रुपए पर फिश का कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो फिश हैप्पी नहीं एंग्री निकली या एंग्री नहीं स्टेल्थ निकली, तो मुझे एक बार बताओ डिटोरियोरेशन डैमेजेस क्लेम करोगे नहीं करोगे? जब इतनी बड़ी चीज पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिटोरियोरेशन डैमेजेस तो बनते हैं। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। आपको एक और खास बात बताओ, बोलो यस और नो। ये सेम डिटोरियोरेशन डैमेजेस रिवर्स लग सकते हैं एंटिक कलेक्शन में। रिवर्स डिटोरियोरेशन डैमेजेस इन एंटिक कलेक्शंस। पूछो कैसे? एंटिक कलेक्शन में चीज जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा वैल्यू होती है, बराबर है? समझो किसी ने तुमको ऑक्शन में एक चीज बेची 400 साल पुराना कॉइन है करके, कि पर्शियन साम्राज्य का 400 साल पुराना सुवर्ण मुद्रा है, खरीद लो। तुमने उसको $2 मिलियन में खरीदा। खुद खरीदने के बाद उसका एक बार टेस्टिंग कराओगे? खुद खरीदने के बाद आपने जब उसका कार्बन इंडेक्सेशन किया, कार्बन कंपोनेंट जिससे पता चलता है एज क्या है, उसमें वो 400 साल पुराना नहीं, 250 साल पुराना ही निकला। आप यहाँ पे रिवर्स डिटोरियोरेशन डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि भैया आपने 400 साल बोला था, इसको इतना समय तो हुआ ही नहीं, इसको 150 साल कम है तो 150 साल का डैमेजेस दो। दिस इज रिवर्स डिटोरियोरेशन डैमेजेस इन एंटिक कलेक्शंस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं। समझ में आया पक्का? जोर से बोले सर नो। ये चीज़ों को याद रखना, कभी हो सकता है आपके काम में आ जाए। इसके अंदर केस हुआ था जैसे हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डिनरी डैमेजेस के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए। जैसे एग्जांपल देख लो, ए एग्रीज टू सेल बी अ बैग ऑफ राइस फॉर 5000, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months, ऑन अ डेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ऑफ द राइस goes up to 5,500 per bag. A refused to deliver a bag to B. B claims a compensation of 500 rupees per bag.
शर्ट के लिए मैंने जो एग्जांपल दिया था, राइस के बैग के लिए दे दिया। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। तो ये सभी डैमेजेस को आपने याद रखना। अब यहां पे 3 डैमेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्पेशल है, बाकी तो आपको लिखवा के दिया है मैंने, पर 3 डैमेजेस का डिफरेंस पता होना चाहिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस, फाइन एंड पेनल्टी में फर्क क्या है इसका डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि फाइन पेनल्टी सब अलग होता है। पढ़िएगा मीनिंग, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मीनिंग क्या है, पढ़िए एक बार। प्रीफिक्स्ड डैमेजेस एस्टिमेटिंग लॉस दैट मे कॉज टू एनी ऑफ द पार्टी। ये पहले से प्रीफिक्स है, एस्टिमेशन ऑफ लॉस है। एस्टिमेशन ऑफ क्या है? लॉस कि इतना भैया लॉस हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो। फाइन क्या है, पढ़ो एक बार, 1 2 3 बोलो क्या है। दिस इज अप्लीकेबल एज अ पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट। पेनल्टी क्या है? इट इज अप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ और इंटेंशनल डैमेज टू अ पर्सन। इज इट वेरी क्लियर? नॉर्मली फाइन जो होता है ना, वो जितना डैमेज हुआ है थोड़ा सा उसके प्रोपोर्शन में होता है। पेनल्टी डैमेजेस प्लस लेसन के लिए कि सामने वाले को सबक सिखाना चाहिए, इसके लिए एडिशनल कंपोनेंट होता है। नीचे इंटेंशन, पुट द पार्टीज इन अ सेफर पोजीशन। लिक्विडेटेड डैमेजेस का इंटेंशन होता है कि दोनों पार्टी सेफ रहने चाहिए। फाइन का इंटेंशन होता है अ स्मॉल चार्ज फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। पर पेनल्टी का होता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंडिंग और डैमेजिंग। पेनल्टी का मेन मकसद होता है पनिशमेंट। नीचे कवरेज, दे कवर ओनली एक्सपेक्टेड लॉस। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक्सपेक्टेड लॉस को कवर करते हैं। फाइन कवर्स इंटेंशन ऑफ कंप्लायंस ऑन अ स्मॉल चार्ज, ठीक है, मतलब अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए स्मॉल चार्ज है। बट पेनल्टी कवर्स डैमेजेस, फाइन्स, एडिशनल ऑफ अमाउंट फॉर द पनिशमेंट। इज इट वेरी क्लियर? ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, इसका भी आप फोटो खींच के रखिए। गो फॉर इट फास्ट कहीं भी एक आध बार पूछा जा सकता है, बोलिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस, फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्ट्रैक्टेड विथ यू फॉर परचेस ऑफ मोबाइल। मैंने बोला अगर तुमने मेरे को 10 दिन में मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हें मेरे को 1 लाख देना पड़ेगा, लिख के रखा है। लिक्विडेटेड डैमेजेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ नहीं पे किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, हो सकता है, बट दैट इज इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो प्रॉपर। चलो डैमेजेस समझ में आ गया सबको? गाइस बोलो हाँ है ना? ओके, सो डैमेजेस खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया। ये तो क्या मजाक कर रहे। अच्छा बचा हुआ बाकी है, जैसे सूट फॉर क्वांटम मेरिट, मैंने तुमको ऑलरेडी बोला है कि जितना काम किया उतने का पैसा आपको मिल जाएगा। बोलो यस और नो? फिर आता है सूट फॉर क्या बोले बाद से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चलो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख लो, ठीक है, लिख के रखिएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्सिक्वेंसेस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्सिक्वेंसेस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्सिक्वेंसेस लिखेगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, suit for the quantum merit is valid only when parties have performed a contract, partially, parties have performed a contract partially and incurred a cost over the same, लिख लिया सबने? उसी में कंटिन्यू। इट इज ओनली अवेलेबल if original contract is discharged, if original contract is discharged by aggrieved party, two aggrieved party लिखना, two aggrieved party full stop. Point number 2, the aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance. The 2 aggrieved party can also claim a specific performance.
स्पेसिफिक क्या बोले एक बार उसे, परफॉर्मेंस इन केस ऑफ, specific performance in the case of contract depending on skill and judgment, in the case of contract depending on skill and judgment, skill and judgment. Point number 3, a suit of injunction can be filed, a suit of injunction can be filed injunction can be filed to stop the party, to stop the other party, to stop the other party from doing something, from doing something which he promised not to do, from doing something which he promised not to do, full stop. Injunction normally is a kind of stay order. इंजंक्शन ही कौन सा ऑर्डर है, स्टे. आप सामने वाले पार्टी को रोक के रख सकते हो कि तूने बोला था तू नहीं करेगा. इज इट वेरी क्लियर. नॉर्मली ये लगता है इन द केस ऑफ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. याद है ना ऑफर में एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तब इंजंक्शन लगता है. यहां आपका डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या बोले एक बार से खत्म. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट वेरी क्लियर, यस और नो. अभी आपका आखिरी यूनिट बाकी है, कॉन्टिजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. कॉन्टिजेंट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कल अपना खत्म हो जाएगा. अब रफली अगर आप देखो तो इसके बाद सभी जो चैप्टर्स है वो एक एक दिन के बचे हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी वन डे फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वन डे फॉर द पार्टनरशिप एक्ट, वन डे फॉर द कंपनीज, वन डे फॉर द LLP नेगोशिएबल, जो भी है. इज इट वेरी क्लियर, यस और नो. अब इसमें तो LLP तो बहुत छोटा एक्ट है, तो रादर मैं ऐसा बोलूंगा कि LLP रिवाइज करो. मेरे पास होगा तो LLP अपन मेन रिकॉर्डिंग ही देंगे, बच्चों एक्ट के ऊपर अपन सफिशिएंट समय देने की कोशिश करेंगे. इज इट वेरी क्लियर. चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.